Welcome back 8th class students. This is chapter number 2 of science, microorganisms, friend and foe. Micro means छोटे. माइक्रो वर्ड हमेशा छोटे के लिए यूज़ होता है. जैसे आप माइक्रोस्कोप सुनते हो जो कि क्या करती है, जूम करके दिखाती है हमें छोटी सी चीज़ को भी, वो हमें और ज़्यादा जूम करके दिखा देती है माइक्रोस्कोप. तो माइक्रो का मीन्स ही होता है जो छोटे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यानी कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स बहुत ही ज़्यादा छोटा. फ्रेंड एंड फो, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम इन्हें देख भी नहीं पाते. जैसे वायरस है आजकल चला हुआ है, तो वेल नोन एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया, फंगस. तो ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. इनका सेकंड नेम माइक्रोब्स भी होता है. तो आप यहाँ पर ना सेकंड नेम ये भी मेंशन कर सकते हो. चैप्टर का नाम ये भी हो सकता था माइक्रोब्स. माइक्रोब्स बोले या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, यानी कि छोटे छोटे बिल्कुल छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि हम नेक्ड आई से, नेक्ड होता है नंगी आंखों से, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम इसे देख नहीं सकते. क्या ये हमारे फ्रेंड है, हमारे लिए अच्छे हैं, या फो हैं, या हमारे क्या है एनिमी, हमारे लिए बुरे हैं. तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि कब तो ये हमारे लिए अच्छे हैं. जैसे वायरस आजकल तो बहुत फैला हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छा तो नहीं है, लेकिन कई बार ये कुछ चीज़ों में हमारी हेल्प भी करते हैं, कुछ अनदर. ये तो चलो खतरनाक कैटेगरी आ गई है, तो इसे ही हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में. सो देखिए, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं. अराउंड अस, हमारे आसपास. वी कैन सी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हम लोग देख सकते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म को विद द नेक्ड आई. नेक्ड मतलब नंगी आंखों से, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना स्पेक्स के भी हम इन्हें देख सकते हैं. स्पेक्स मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी आइज़ वीक है आपके लिए बात हो रही है, नहीं. जिनकी आइज़ ठीक है, मतलब उन्हें किसी और स्पेक्टेकल की, माइक्रोस्कोप की या टेलीस्कोप, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं है. तो हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म को तो देख सकते हैं, हम भी तो ऑर्गेनिज्म है, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से देख पाते हैं नेक्ड आई से. माइक्रोस्कोप की तो ज़रूरत नहीं है. हम लोग छोटी से छोटी चींटी को भी देख लेते हैं, आंट को देख लेते हैं, हम लोग एनिमल्स को देख लेते हैं. तो हम ऑलमोस्ट तो ऑर्गेनिजम्स को नेक्ड आई से देख सकते हैं. हाउएवर, हालांकि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर सो स्मॉल, जो कि इतने छोटे हैं दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है टू सी देम विद द नेक्ड आई, उन्हें देख पाना नेक्ड आई से, नंगी आँखों से. दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली, इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है सिर्फ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें नहीं देखा जा सकता नेक्ड आई से, एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व, और सिर्फ ऑब्जर्व तभी कर पाएंगे थ्रू माइक्रोस्कोप. सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जिन्हें देख पाएँ और नेक्ड आई से ना देख पाएँ, आर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तभी तो माइक्रोस्कोप से ही देख पाए और वैसे नहीं देख पाए. और सेकेंड नेम माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डेफिनेशन है आपकी, मार्क कर लेना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन है, आगे भी काफ़ी काम आएगी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो यूनि मतलब वन, यूनि का मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल. ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल से. हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो यूनि का मतलब वन. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलके बने हों उन्हें क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर. सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलके बने होंगे, यानी एक ही सेल है उनकी बॉडी में, तो वो तो है यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल, वन सेल. मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब क्या होता है, मैनी. सेलुलर, सेल जो बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो, इन्फिनिटी, क्या पता कितने ही हो, जो ज़्यादा सेल से, मैनी सेल से के बने हो, उन्हें कहेंगे मल्टी सेलुलर. द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो साइंस की ब्रांच जिसमें हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, इज कॉल्ड, उस साइंस की ब्रांच को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी देखिए ब्रेक कर दो. माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, लॉजी मतलब स्टडी. माइक्रो मतलब छोटे, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, और लॉजी मतलब स्टडी. तो ये क्या कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी. लॉजी मतलब स्टडी.
तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ जिस में पढ़ेंगे, साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसे क्या कह देंगे, माइक्रोबायोलॉजी। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, वो साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा है उन साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, माइक्रो छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को, बायो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लोजिस्ट यहाँ लोजी था मतलब स्टडी, लोजिस्ट स्टडी करने वाले, तो जो स्टडी कर रहे हैं इनकी उनको क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डू यू नो द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पहला साइंटिस्ट जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था वो अ डच साइंटिस्ट, वो डच का रहने वाला साइंटिस्ट था जिसका नेम है एंटोइन वेन ल्यूवेनहोक। एंटोइन वेन ल्यूवेनहोक इन 1674 ही ऑब्जर्व, उसने देखा लिविंग सेल्स, जिंदा सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जिंदा सेल देखी थी विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से, उसने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, उसकी हेल्प से पहली जिंदा सेल देखी थी एंटोइन वेन ल्यूवेनहोक ने। नेक्स्ट टॉपिक, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट है। सम लिव अलोन, कुछ तो अकेले रहते हैं, वाइल अदर्स ग्रो इन ग्रुप, जबकि कुछ क्या हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं, कॉल्ड कॉलोनीज, जिन ग्रुप में मिलते हैं उनको कॉलोनी कहते हैं। दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में मिलते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, हवा में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, इन वाटर बॉडीज़, पानी वाली जगह में मिलते हैं जैसे रिवर, लेक, लाइक सीज, समुद्र, लेक्स में, पोंड में। दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, मरे हुए, डिके खराब ऑर्गेनिज्म यानी गल सड़ चुके हैं जिनकी बॉडी, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी ये मिलते हैं, इवन इनसाइड अवर बॉडीज, और हमारी बॉडी के अंदर भी। जैसे हम लोगों को कोल्ड हो जाता है, मतलब आपको क्या हुआ, ये किन की वजह से होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इन्हीं की वजह से तो होते हैं, सो वो हमारी बॉडी के अंदर भी है। दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, ये रह सकते हैं बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर की, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की कंडीशन है, बहुत गर्मी, बहुत ठंडा, तब भी ये ज़िंदा रह लेते हैं, लाइक ड्रोट, सूखा पड़ जाए। इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, बहुत गर्म हवा चल रही है, इन डेजर्ट, रेगिस्तान में, पोलर रीजन में, एंड मार्शी लैंड, सूखी लैंड्स में भी। दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये क्या है, कितनी भी ज़्यादा एनवायरमेंट कंडीशन क्यों ना हो उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, बाय फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर कवरिंग, अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं ये, जैसे कछुआ देखा है आपने, उसकी क्या होती है बॉडी, वो छुपने के लिए क्या करता है, अपने आप को बॉडी से कवर कर लेता है ना, उसकी हार्ड बॉडी होती है जिसकी वजह से वो गर्मियों में अपनी बॉडी को ढक के रखता है। तो इनकी भी क्या होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है, ऊपर एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, सिस्ट। इसीलिए ये कितने भी ज़्यादा गर्माइश क्यों ना हो, कितना भी टेम्परेचर ज़्यादा क्यों ना हो, ये उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास, टू शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर एंड सॉइल, हमें दिखाना है, इस एक्टिविटी से देखेंगे हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पानी में भी और सॉइल में भी। थिंग्स नीडेड, आपके इसके लिए क्या चाहिए, एक बीकर ले लो, पॉन्ड वाटर ले लो, पॉन्ड तालाब का पानी, सॉइल ले लो, क्लीन वाटर लो, ग्लास स्लाइड लो, ग्लास के कांच के छोटे छोटे टुकड़े मतलब स्लाइड्स ले लेनी है इस शेप में, कवर स्लिप्स लेनी है कवर करने के लिए, बिल्कुल जैसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, माइक्रोस्कोप लेना है, ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर क्या करता है, जैसे छोटे बच्चों को बिल्कुल बूंद बूंद करके कुछ पिलाना हो तो क्या करते हैं, ड्रॉपर का यूज़ करते हैं, तो ड्रॉपर लेना है। मेथड क्या है, कलेक्ट सम वाटर इन अ बीकर, जो आप पॉन्ड वाटर लाए हो उसको बीकर में डालना है, फ्रॉम अ पॉन्ड, पॉन्ड में से, और स्टेगनेंट पूल, या फिर पॉन्ड नहीं है, तालाब नहीं है तो क्या करो, स्टेगनेंट पूल मतलब गंदा पूल जिसके अंदर पानी खराब है, गंदा हो चुका है, यानी हमें खराब पानी लेना, थोड़ा बासी सा पानी लेना है। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, थोड़ी सी पानी की बूंदे लो, एंड स्प्रेड देम ऑन अ ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड के ऊपर उस पर डाल दो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं। अब पानी की बूंद को ऐसे किसी पे गिरा दोगे फिर हम पानी की बूंद को उठा थोड़े ना सकते हैं, इसलिए ग्लास की स्लाइड पे गिरा रहे हैं। पुट अ कवर स्लिप ऑन द वाटर ड्रॉप्स, अब क्या करना है, वाटर ड्रॉप्स के ऊपर कवर स्लिप डाल देनी है, एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, और देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर रख देना है। यहाँ ये पॉन्ड वाटर आपने डाल दिया,
अब जब आप माइक्रोस्कोप से यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नजर आएंगे इसके अंदर। सो वाटर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पानी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड क्या है, हमें सॉइल में भी टेस्ट करना है। कलेक्ट सम मॉइस्चर सॉइल, नमी वाली सॉइल लो फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर, किसी खेत में से बीकर में डाल दो। ऐड सम क्लीन वाटर टू इट, इसके अंदर साफ पानी डालो। एंड मिक्स वेल, इसे अच्छे से मिक्स कर दो। आफ्टर द सॉइल गेट सेटल डाउन, जैसे ही सॉइल नीचे बैठ जाती है, टेक आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, पानी को बाहर निकाल दो, क्योंकि आपने नमी वाला लिया था ना पानी, सॉइल तो सूखने के लिए नीचे बैठ जाएगी, जबकि जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा। ड्रॉपर की हेल्प से पानी को बाहर निकाल दो। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की कुछ बूंदें लेनी है। ऑन अ स्लाइड, उन पानी की बूंदों में थोड़े बहुत सॉइल के पार्टिकल्स भी होंगे, क्योंकि पानी तो सॉइल के साथ कंबाइन था। सो फ्यू ड्रॉप्स पानी के लेना है स्लाइड पे, और फिर से ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से। फिर देखोगे क्या नजर आएंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, यो ऑब्जर्व, आप देखोगे अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट, माइन्यूट ये मिनट नहीं है, माइन्यूट मतलब छोटे, स्मॉल, ये क्या आपको क्या नजर आएंगे, छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग इन द वाटर, पानी के अंदर मूव करते हुए। कंक्लूजन क्या निकला, चाहे पॉन्ड वाटर हो या फिर सॉइल वाटर हो, कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सो ये पेज नंबर 19। नेक्स्ट पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे नेक्स्ट है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, इनमें जो मेन ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं। मेनली कौन से ग्रुप हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे हम लोगों में ह्यूमन बींग्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एनिमल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइगर, लोयन, कैट, डॉग, इतने सारे हैं, लेकिन सबको एक कैटेगरी में डाला ना हमने एनिमल्स की। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी तो होगा ना, एक कैटेगरी बनती होगी, जैसे हमारे यहाँ एनिमल्स की अलग कैटेगरी बन गई, प्लांट्स की अलग थी, तो सभी लिविंग बींग्स। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेनली जो मेजर ग्रुप्स हैं ना, उनको देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप्स। इनको क्लासिफाइड, देखिए क्लासिफाइड का मीनिंग क्या होता है, क्लासेस बना देना, क्लासेस बनाना मतलब ग्रुप्स बना देना। मेनली इसके 5 ग्रुप्स बने हुए हैं। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है बैक्टीरिया। इसको सिंगुलर फॉर्म में अगर एक ही है तो बैक्टीरियम कहेंगे, ज़्यादा है तो बैक्टीरिया कहेंगे। वायरसेस, एक है तो वायरस कहेंगे, ज़्यादा है तो वायरसेस कहेंगे। एल्गी, एल्गी एल्गा बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म में, ज़्यादा है तो एल्गी। फंगस 1 के लिए, फंगी ज़्यादा के लिए। प्रोटोजोआ, ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, सिंगुलर और ये प्लूरल के लिए। तो अब 1 बाय 1 पहले हम इन पे डिस्कशन करेंगे ये होते क्या हैं, फिर इनके बारे में कि कौन से काम के हैं, कब काम के हैं, ये देखेंगे। सो फर्स्ट बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, ये काफ़ी छोटे हैं, हम पढ़ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे हैं, सो ऑफ कोर्स छोटे होंगे। एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और ये काफ़ी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में आते हैं क्योंकि हम बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। सिंपल का मीनिंग होता है जो कम सेल से मिलके बना हो। दे कैन वेरी इन साइज, इनका साइज वेरी मतलब बदलना, इनका साइज़ बदलने का मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज़ का साइज़ बदलता रहता है। इसका मतलब है जैसे ह्यूमन बीइंग में आप देखते हो किसी इंसान की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में हाइट वेरी करती है, बदलती रहती है, मतलब हर एक की अलग अलग होती है। वैसे ही बैक्टीरिया का जो साइज़ है 0.2 से 100 माइक्रोन तक, माइक्रोन का मतलब 1 में 1000 ऑफ मिलीमीटर, इतना हो सकता है, किसी का इतना होगा, किसी के इससे ज़्यादा होगा, किसी का 100 तक हो सकता है। दे आर सिंगल सेल, क्योंकि सिंपलेस्ट बोला मतलब एक ही सेल से बने होंगे। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स, ये अलग अलग 4 शेप में मिलते हैं। फर्स्ट है बैक्ली, जिसे रोड शेप भी कहा जाता है, रोड शेप जैसे कि ये दिखाई हुई रोड, इसी को तो बोलते हैं। ये पेंसिल की शेप, ग्लास रोड की तरह ही है ये, इसकी शेप को ना रोड कहा जाता है, जो थोड़ी सी सिलेंडर की तरह लगे। जैसे इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया का है एस्चेरिचिया कोली, एस्चेरिचिया कोली भी कहा जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल ही पिक्चर दिखा दी। सेकेंड है कोकाई, स्फेरिकल बैक्टीरिया है, स्फेरिकल मतलब बोल शेप में,
इसका एग्जाम्पल दे दिया स्ट्रेप्टोकस, या ये इसी का कंप्लीट है निमोनिया। नेक्स्ट है वाइब्रो। वाइब्रो कोमा शेप होता है, बैक्टीरिया कोमा की तरह दिखाई देता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, वाइब्रियो क्लोरिया। नेक्स्ट है स्पाइरिला, इसका स्पाइरल शेप है, मतलब इस तरीके से स्पाइरल रजिस्टेरा बोलते हैं ना, ऐसे रिंग की तरह दिखाई देते हैं। स्पिरुला जो स्पिरुलम इसका एग्जाम्पल है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा दिए। अब देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं बैक्टीरिया ऑकर इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन्स, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, इंसानों की इंटेस्टाइन, हमारे 2 इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं एंड अदर एनिमल्स की भी। इन ह्यूमन्स, ह्यूमन में दे सिंथेसाइज, ये क्या बनाते हैं, सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना, ये बनाते हैं सम बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स। आपने पढ़ा होगा विटामिन बी अलग अलग टाइप के होते हैं, B1, B2, B3, B12 अलग अलग होते हैं, तो वो बी कॉम्प्लेक्स क्योंकि बहुत सारी है बी के तो टाइप, उसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इनका काम क्या है, ये बैक्टीरिया जो है ना हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन बी बनाने का काम करते हैं, बी के टाइप्स दैट हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, जो कि खाने के डाइजेस्ट में हेल्पफुल होते हैं। इन एनिमल्स, एनिमल्स जैसे कि काऊ है, बफेलो है, दे हेल्प टू डाइजेस्ट सेलुलोज, वो क्या खाते हैं, घास फूस, घास में क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हरी सब्जियां एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसे अच्छे से पचा सकें। नहीं तो हरी सब्जियां अगर पच जाएं तो फिर तो हमें कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन ये काउज बफेलोज खाते हैं, तभी आपने देखा होगा ये जुगाली करते रहते हैं, इनका मुंह हमेशा चलता रहता है। खाना इन्होंने घास फूस इतनी देर पहले खाई होती है, फिर भी ये जुगाली करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाया सेलुलोज, जिसे पचाना है बहुत मुश्किल, इसलिए वो चबाते रहते हैं, उसे डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये विटामिन बी बना रहे हैं, जो कि मदद करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाने में। सेकेंड कैटेगरी वायरसेस। द वर्ड वायरस मीन्स, वायरस का मीनिंग क्या होता है, पॉइजनस लिक्विड, जहरीला लिक्विड। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वायरस का मतलब ही था जहरीला लिक्विड, इसका मतलब ये तो खतरनाक ही होते हैं। साइज, जैसे बैक्टीरिया तो फिर भी कुछ काम आगे, अभी बोला ना कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, लेकिन इसका तो मीनिंग ही पॉइजनस लिक्विड है, यानी ये हमेशा कहीं ना कहीं हमें हार्म करेंगे। वायरस छोटे ऑर्गेनिज्म है, इनका साइज जो है 20 से 300 नैनोमीटर, NM मतलब नैनो, NANO मीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹, यानी मीटर में अगर डिवाइड कर दो आप 1/, में 10⁹ को 1/, में 1 लिखकर फिर 9 टाइम्स 0, इतना ज़्यादा छोटा होता है, तो हमें दिखाई भी नहीं देगा। ऑफकोर्स दे कैन ओनली बी स्टडीड, इन्हें सिर्फ पढ़ा जा सकता है अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इतने छोटे हैं तो इनके लिए माइक्रोस्कोप भी स्पेशल आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाए। वायरसेस कैन नॉट ग्रो, वायरसेस खुद नहीं बढ़ सकते, ग्रो नहीं करते और रिप्रोड्यूस भी नहीं करते ऑन देयर ओन, अपने आप से। हाउएवर व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी में चले जाते हैं जिनके अंदर सेल है, लिविंग चीज़ में ही लिविंग सेल मिलेगी, जो जैसे ही ये लिविंग सेल में चले जाते हैं दे यूज़ द होस्ट मशीनरी, होस्ट मतलब जिसकी बॉडी पर जाकर ये बैठे हैं उसको बोलेंगे वो उसका होस्ट बन गया। तो ये क्या करते हैं, जिसकी बॉडी पर जाके बैठे उसी की मशीनरी, मतलब उसी से यूज़ करने लग जाएंगे टू रिप्रोड्यूस, अपना दोबारा प्रोड्यूस करना, यानी कि बनाना, दोबारा से रिप्रोड्यूस करना मतलब आगे अपनी जनरेशन चलाना और आगे प्रोडक्शन करना, बेबी करना। वायरसेस आर कंसीडर एज अ कनेक्टिंग लिंक, वायरस को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का। ना तो वायरस को हम लिविंग थिंग में काउंट करते हैं, ना नॉन लिविंग में। एक्चुअल में जब तक ये लिविंग बीइंग के ऊपर है, जैसे आपके ऊपर, तो ये जिंदा रहेगा, लिविंग बीइंग काउंट होगा। जैसे ही ये नॉन लिविंग थिंग के अंदर होगा, ये 2-3 घंटे में मर जाएगा, बिहेव ऐसा करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, इसीलिए इसको बीच का लिंक माना जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, इसके कुछ एग्जाम्पल, विसीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV फर्स्ट, पोलियो वायरस, ये दिखाए हुए इसकी पिक्चर। नेक्स्ट है एल्गी।
एल्गी क्या है? एल्गी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स। ये क्या है? बिल्कुल सिंपल प्लांट्स, यानी फिर से सिंगल सेल वाली बात आ गई। सिंपल प्लांट्स का ग्रुप होता है। एल्गी इन लैटिन, लैटिन लैंग्वेज का नेम है। एल्गी का लैटिन लैंग्वेज में मतलब था सी वीड्स, समुद्र के। वीड्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट हम उगाना नहीं चाहते थे ऐसे ही अपने आप भी उग रहे हैं, और साथ ही साथ हमने जो प्लांट्स को पानी दिया ये उनका यूज़ कर रहे हैं, उनकी सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, यूज़लेस है। तो ये क्या करते हैं, इनको सीवीड्स कहा जाता है कि समुद्र में उगते हैं और अनवांटेड चीज़ है, प्लांट्स को नुकसान दे रहे हैं। क्योंकि वीड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट्स की कैटेगरी है। हिंदी में बताऊँ तो ये काई है। आप लोग पढ़ते हो काई, हरे रंग की आपको दिखाई देती है पानी में। दे वेरी इन साइज़, इनका साइज़ अलग अलग हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकती है। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहाँ ये लोग रहते हैं। कोई समुद्र में, किसी को कम पानी में भी चल जाता है। सम आर यूनिसेलुलर, कुछ तो क्या है यूनिसेलुलर यानी वन सेल से, जैसे क्लैमिडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है। एंड माइक्रोस्कोपिक, और काफ़ी छोटे हैं। वाइल अदर्स आर, जबकि दूसरे कुछ ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं, ज़्यादा सेल से बने हुए, जैसे वोल्वोक्सिस का एग्जाम्पल है, कैन बी अ फ्यू मीटर लॉन्ग, और ये माइक्रोस्कोपिक ना होकर मे बी थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, कुछ मीटर लंबे। दे हैव नो स्टेम, है तो ये प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट, सिंपल प्लांट, लेकिन इनका कोई स्टेम नहीं होता, तना नहीं है, रूट्स नहीं है, जड़ नहीं है, लीव्स पत्ते भी नहीं है, लाइक अदर प्लांट, दूसरे प्लांट्स की तरह। बट दे हैव क्लोरोफिल, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, इनमें भी है। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। अब इनके पास क्लोरोफिल है, इसका मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी अपना खाना खुद बनाता है, मतलब ऑटोट्रॉफ है। दे कैन मेक देयर फूड, ये अपना खाना बना सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। लाइट की प्रेजेंस में ये भी अपना खाना बना सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी, कुछ एल्गी के एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास, ये दिखा रखा, सीवीड्स जो कि समुद्र में अनवांटेड प्लांट्स, काई, स्पाइरोगेरा ये दिखाया हुआ, वोल्वोक्स, ये कुछ एल्गी के पिक्चर शो किए हुए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फोर्थ, फंगी। फंगी इज़ अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। डाइवर्स मतलब अलग अलग, हिंदी में बोलें तो विभिन्न, मतलब बहुत अलग अलग वेराइटी। ये क्या है? अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। दैट लैक क्लोरोफिल, लैक मतलब कमी, जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। दे जनरली ग्रो इन डार्क, ये ज़्यादातर, डार्क मतलब अंधेरे में उगते हैं, मतलब बड़े होते हैं। वार्म गर्मैश में, एंड मोस्ट कंडीशन थोड़ी सी नमी कंडीशन में। मोस्ट फंगी फीड ऑन, ज़्यादातर फंगी फीड ऑन मतलब अपना खाना खाना, डेड थिंग्स मरी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वाइल सम लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जबकि कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। फंगी में बी यूनिसेलुलर, या तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे एक फंगी का एग्जाम्पल है यीस्ट, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है मशरूम जो सब्जी में भी खाते हैं, उसमें फंगस ही है। और जैसे ब्रेड में आप लोग देखते हो, ब्रेड में आ जाता है, मतलब ख़राब हो जाते हैं ब्रेड, ज़्यादा दिन अगर खुला पैकेट रखोगे, एक्सपायरी डेट के बाद ग्रीन ग्रीन होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें फंगस लग गया। सम एग्जाम्पल ऑफ फंगी आर, कुछ एग्जाम्पल है इसके, यीस्ट, मोल्ड जिसे म्यूकर भी कहा जाता है, मशरूम, पेनिसिलिन। इसमें से 3 आपको पिक्चर में दिखाए हुए हैं, कौन कौन से? यीस्ट, मोल्ड, मशरूम। लास्ट कैटेगरी फिफ्थ, प्रोटोजोआ। 5 ग्रुप्स है ना। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मीन्स अ फर्स्ट एनिमल, इसका मतलब भी होता है फर्स्ट एनिमल, यानी ये सबसे पहला एनिमल मिला था। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, ये क्या है? वन सेल से ही बने होते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन सेपरेट किंगडम, इनको एक अलग किंगडम, किंगडम मतलब अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, प्रोटिस्टा। दे आर फाउंड इन, ये कहाँ मिलते हैं? पॉन्ड में, तालाब में, लेक्स में, रिवर्स में, सी में, डैम सॉइल में, यानी कि डैम सॉइल होता है नमी वाली सॉइल। दे आर आइदर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी मरी हुई या गली हुई चीज़ से अपना न्यूट्रिशन ले, अपना खाना ले, किसी मरी और गली हुई चीज़ से, डेड डिकेइंग मैटर से जो अपना खाना लेते हैं उन्हें सैप्रोफाइटिक कहते हैं।
पैरासिटिक, पैरासिटिक होता है जो जिसकी बॉडी पर रहकर, किसी और की बॉडी पर रहकर खाना खाना। जैसे कि पैरासिटिक में लाइस, जूं क्या करती है, जिस इंसान के सिर में रहती है उसी को नुकसान भी पहुंचाती है, मतलब उसी का खून चूस लेती है। मक्खी, मच्छर, ये सभी पैरासिटिक हैं। यूग्लिना इज़ एन एक्सेप्शन, प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल यूग्लिना है, ये एक्सेप्शन है, यानी ये बस इन सब बातों को फॉलो नहीं कर रहा। इट कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है। एंड कैन प्रिपेयर इट्स फूड, अपना खाना खुद ही बना लेता है, जबकि बाकी तो हमने बोला या ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, या तो किसी की बॉडी पे रहते हैं, पैरासिटिक होते हैं, या किसी मरी हुई चीज़ से लेते हैं। लेकिन यूग्लिना अपना खाना खुद ही बना लेते हैं क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल था, ये अकेला ही ऐसा है, तो क्वेश्चनिंग यहाँ से होने के चांस ज़्यादा। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं अमीबा, ये दिखाया हुआ, पैरामीशियम ये रही, यूग्लिना ये रहा इसका पिक्चर, ट्रैप्नोसोमा, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे यूज़फुल, हमारे क्या हैं, यूज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको देखते हैं, मतलब जो हमारे लिए फ्रेंड का वर्क कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल टू अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल है इन द फॉलोइंग वेज, इन सभी वे से। फर्स्ट है मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, खाना बनाने के काम आते हैं ये। फर्स्ट, बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम, बैक्टीरिया हमारी कुछ फूड की चीज़ें, खाना बनाने के, फूड आइटम्स बनाने के काम आती है। लाइक कर्ड, दही, दही बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया की वजह से बनती है दूध से। चीज़, पनीर भी बैक्टीरिया की वजह से बनता है। ब्रेड, पेस्ट्रीज, ये सभी बैक्टीरिया की वजह से ही बनते हैं। फर्स्ट, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनाने के काम आता है, तो दही बना रहे हैं किससे, मिल्क से। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नेम है इसका बैक्टीरिया का। कर्ड इज फॉर्म्ड, कर्ड तब बनता है व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड कैसिन, जब एक प्रोटीन जिसका नेम है कैसिन प्रेजेंट इन मिल्क, जो कि मिल्क में ऑलरेडी होता है, क्लम्प्स टुगेदर, वो क्या करेगा, आपस में क्लम्प करेगा, मतलब आपस में ज्वाइन होता जाएगा, जैसे गांठ नहीं बन जाती, तो वो गांठ बनाना स्टार्ट कर देता है। टू फॉर्म अ सोलिडिफाइड मास, एक सॉलिड मास, गांठ बननी स्टार्ट हो गई ना। कैशियन कोएगुलेशन, कोएगुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, ये जो प्रोटीन है ये गांठ बना रहा है, आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं, क्लम्प फॉर्मेशन, गांठ बन रही है। टेक्स प्लेस ओनली, ये सिर्फ तभी होता है व्हेन द मिल्क इज एसिडिक, जब दूध क्या हो जाए, एसिडिक, उसमें खटास आनी स्टार्ट हो जाए, एसिडिक बन जाए। अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड, एक चम्मच, स्पूनफुल मतलब चम्मच दही का, कंटेन द बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा, हम लोग दूध से दही बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा खट्टा डालते हैं ना, तो वो जो हमने डाला दही में क्या थी, खटास, मतलब एसिडिक था, तो हम वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि उसके अंदर खटास है, उसके अंदर बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि प्रमोट करेगा दूध से दही बनाने के हेल्प करेगा। जैसे रिएक्शन से समझाया हुआ है, मिल्क प्लस कर्ड, जब आप मिल्क में कर्ड मिला दिया जिसके अंदर था लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, दही में था लैक्टोबैसिलस, मल्टीप्लाई होता जाता है। हमने तो एक बैक्टीरिया या थोड़ी सी दही डाली है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया थे, हमने तो कुछ ही डाले, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ना, ये अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है, मतलब एक से दूसरा बच्चा पैदा कर दिया, मतलब इस तरीके से ना ये रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया। यूजिंग द नॉन फैट कंपोनेंट, किसका यूज़ करके, जो मिल्क के अंदर नॉन फैट कंपोनेंट थे, बिना फैट वाली चीज़ें थी, उनका यूज़ करके टू प्रोड्यूस एसिडिक प्रोडक्ट, जिससे वो एसिडिक चीज़ें बना रहे। अब मिल्क बन जाएगा खट्टा, एसिडिक। कैसिन जो प्रोटीन था कोएगुलेट, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा इन एसिडिक मिल्क, ये तब ही स्टार्ट होता है जब वो मिल्क क्या हो, एसिडिक, हमने अभी पढ़ा, तो फॉर्मेशन कर्ड की हो जाएगी, मिल्क से दही बन जाएगी। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन थी कि दूध से दही बनती कैसे है। डू यू नो, क्या आपको पता है, वार्म मिल्क, जो गर्म दूध होता है, टर्न्स एसिडिक, ये भी खट्टा हो जाता है व्हेन कर्ड इज एडिड, जब इसमें दही डाली जाए। मिल्क कंटेन अ शुगर, दूध में एक शुगर होती है, शुगर का मतलब मिठास नहीं होता, एक्चुअल में चीनी को ही शुगर नहीं कहते, साइंस के लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को शुगर कहा जाता है। एक शुगर प्रेजेंट है दूध में जिसका नाम लैक्टोज है,
जैसे मतलब आपको कड़वाहट नहीं लगे ना, तो मतलब उसके अंदर कुछ अमाउंट शुगर की प्रेजेंट है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग बिना चीनी के भी पी लेते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा मिठास फील होती है। तो उसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट है जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज नाम का शुगर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड, जो दही में है, हेल्प इन कन्वर्टिंग द लैक्टोज शुगर। जो दूध में एक लैक्टोज शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये मदद करेगा उसकी, जो मिल्क में है उसको लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो बाय लैक्टोज को लैक्टिक एसिड बना दिया लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया ने, बाय द प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस से जिसका नाम है फर्मेंटेशन। दिस क्रिएट द एसिडिक मीडियम, इसकी वजह से एसिडिक मीडियम बन जाता है। नीडेड फॉर कैसिन प्रोटीन, जो कि ज़रूरी था कैसिन प्रोटीन के इकट्ठा होने के लिए, प्रेजेंट इन द मिल्क, दूध में जो पाए गए थे। टू कोएगुलेट, आपस में गांठ बनाने के लिए। टू फॉर्म कर्ड, दही बनाने के लिए। तो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट था मिल्क में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसे लैक्टिक एसिड में बदल दिया, जिसकी वजह से मिल्क एसिडिक हो गया। सेकेंड, चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। चीज़ और पनीर भी किसकी वजह से बनते हैं? बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकस बैक्टीरिया है, जो कि दूध पे एक्शन करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ बनता, पनीर बनता है। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट, बैक्टीरिया जो है सख्त मीट पर, जो टफ है उस मीट पर एक्शन करते हैं, मेक इट सॉफ्ट, उसे नरम बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहा जाता है टेंडराइजेशन ऑफ मीट। यीस्ट सेल्स आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, यीस्ट सेल, यीस्ट बैक्टीरिया का नाम था, ये भी यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर बेकिंग प्रोसेस किया जाता है। फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक, जहाँ पर भी बेक किया जाता है। फॉर बेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बेक करने के लिए यीस्ट अलोंग विद अ लिटल शुगर, यीस्ट जो बैक्टीरिया है थोड़ी सी शुगर के साथ इज मिक्स्ड, मिक्स किया जाता है विद फ्लोर, आटे में, टू मेक डफ। डफ क्या होता है? गूंदा हुआ आटा। डफ बनाने के लिए द डफ इज केप्ट इन अ वार्म प्लेस, इसे गर्म जगह पर रखा जाता है, जो गूंदा हुआ आटा है। द यीस्ट यूजेस, बैक्टीरिया डाल के यीस्ट क्या करेगा? शुगर को यूज़ कर लेगा, प्रेजेंट इन द डफ, जो गूंदे हुए आटे में थी, एज फूड, अपने खाने की फॉर्म में। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, जब वो शुगर को डाइजेस्ट कर रहा होगा, टूट रही होगी शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल आर फॉर्म, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसकी वजह से आप लोग देखते हो आटा गूंदने के बाद थोड़ा सा जगह ज़्यादा घेरने लग जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, जिसके अंदर गैस है वो ज़्यादा जगह घेरेगा और एल्कोहल बन जाता है। दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। द डफ राइजेज, ये जो गूंदा हुआ आटा है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गैस है इसके अंदर। व्हेन दिस डफ इज यूज टू मेक ब्रेड, जब इस गूंदे हुए आटे का यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, इस बेक्ड, इसे बेक किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके भाग जाती है फ्रॉम द लोफ, उसके अंदर से, मेकिंग इट लाइट, इसे हल्का बना देती है और फ्लफी बना देती है। ई पॉइंट, यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन डे टू डे हाउस होल्ड। यीस्ट जो है वो रोज मतलब डे टू डे क्या है, डेली लाइफ में, हाउस होल्ड फूड आइटम्स में, हमारे घर की जो खाने की आइटम्स है ना, उनमें भी यीस्ट का यूज़ होता है। यीस्ट क्या था? बैक्टीरिया। जैसे कि इडली में, ढोकला में, डोसा में, ये सभी चीज़ों में क्या आती है? थोड़ी सी फुलावट आती है ना, जब हम इन्हें क्या करते हैं? बेक करते हैं। तो ऐसी कोई भी फुलावट वाली चीज़ में यीस्ट बैक्टीरिया का ही यूज़ होता है, क्योंकि यीस्ट बैक्टीरिया ही फर्मेंटेशन प्रोसेस कराता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ फ्लफ़ी हो जाती है। फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा, इडली और डोसा बनाने के लिए मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस क्या लिया जाता है? एक तो आप चावल लेते हैं भिगी हुई, एंड दाल लेते हैं। इट इज़ फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड, इसे थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए पानी में। दिस मिक्सचर राइजेज, जिसकी वजह से ये मिक्सचर जो बना है, घोल जो बना है, ये क्या हो जाता है? अपने आप क्या हो जाएगा? राइस, मतलब इसके अंदर गैस भर जाती है, फ्लफ़ी हो जाता है, एंड बिकम सोर, और खट्टा हो जाता है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, ग्रोथ सेल, यीस्ट सेल्स के बनने की वजह से, उनकी ग्रोथ होने की वजह से। एक्टिविटी सेकेंड, टू ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डफ, आपको नोट करना है, ऑब्जर्व करनी है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डफ, कि जो डफ है, गूंदा हुआ आटा है, उसकी वॉल्यूम, उसने जो जगह कवर की हुई है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जब भी शुगर का फर्मेंटेशन होगा, प्रेजेंट इन द डफ, शुगर जो कि डफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाय यीस्ट सेल। कौन करवाएगा? यीस्ट सेल्स करवाते हैं। सो अब पेज नंबर 22, थिंग्स नीडेड। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या चाहिए? हाफ अ केजी ऑफ फ्लोर,
क्या करना है, हाफ अ केजी मतलब 1 किलो का आधा, मतलब हाफ किलो तो आपको क्या चाहिए, फ्लोर आटा, शुगर चाहिए, यीस्ट पाउडर चाहिए, जो बैक्टीरिया जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वार्म वाटर चाहिए, गर्म पानी, एंड अ कंटेनर और एक बर्तन। मेथड क्या यूज़ करना है, टेक फ्लोर, आटा और मैदा ले लो, ऐड 2 स्पून्स 2 चम्मच ऑफ शुगर डालना है, मिक्स विद वार्म वाटर और इसे गर्म पानी से मिक्स कर देना है। ऐड अ टेबल स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, और आपको 1 चम्मच क्या करना है, यीस्ट पाउडर इसमें डाल देना है। नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ, और उसे क्या करना है, गूंदना है, गूंदा हुआ सॉफ्ट सा आटा बनाने के लिए। पुट द सॉफ्ट डफ इन अ कंटेनर, इस गूंदे हुए आटे को कंटेनर में डालना है। एंड लिव इट इन अ वार्म प्लेस, गर्म जगह पर रख देना है। फॉर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के लिए, और मोर या ज़्यादा के लिए, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू ऑब्जर्व दैट, आप देखोगे दैट देयर इज़ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डफ, कि जो गूंदा हुआ आपने मैदे का आटा लिया है या नॉर्मल आटा लिया है, उसकी वॉल्यूम, उसने जो जगह कवर की हुई थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है। द डफ राइजेस, उसका लेवल बढ़ गया, एंड लुक्स फ्लफ़ी दिखना लग जाता है। कंक्लूजन क्या निकला, यीस्ट ब्रेक डाउन शुगर, यीस्ट ने आकर शुगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया टू प्रोड्यूस, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए। और वैसे तो अल्कोहल भी बनता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम की थी, जिसकी वजह से दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डफ, जिसने गूंदे हुए आटे की डफ की वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम मतलब जो उसने जगह कवर की हुई है। आटा गूंदते ही रखते हैं तो उसने, जैसे बर्तन आप पूरा भर के आटा गूंदा हुआ रख दो, जब आप आके देखोगे थोड़ा लेवल उसका आटे का बढ़ जाता है, क्योंकि वो फ्लफ़ी हो जाता है, उसके अंदर गैस भर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो फर्मेंटेशन इसी, क्योंकि यीस्ट बैक्टीरिया काम कर जाता है, शुगर ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और गैस जगह कवर करती है, जिसकी वजह से वो डफ जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। F पॉइंट, सम एल्गी लाइक कॉलोरेला एंड सीवीड्स, कुछ एल्गी और कुछ सीवीड, समुद्र में रहने वाले जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, आर यूज्ड एज फूड, इनका यूज़ किया जाता है खाने की फॉर्म में, खाने के काम आते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो, कछुआ काई ही खाता है, यानी एल्गी ही खाता है, समुद्र में रहने वाले अनवांटेड प्लांट्स खाता है। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। सेकेंड, इनका कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कमर्शियल मतलब बिजनेस लेवल पर, ज़्यादा बड़े स्केल पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, यीस्ट इज़ यूज्ड, यीस्ट का यूज़ किया जाता है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। अगर आपको बिजनेस लेवल पर, बड़े लेवल पर अल्कोहल बनाना है, बियर बनानी है, वाइन बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है, तो यीस्ट का यूज़ किया जाता है फॉर दिस, इसके लिए, पर्पस, इस काम के लिए। यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, यीस्ट को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर पर, प्रेजेंट इन द ग्रेन्स, जो कि ग्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होगी ऑलरेडी शुगर। कौन कौन से ग्रेन, जैसे बार्ले, जो व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल, फ्रूट जूस, ये जितने भी ग्रेन्स हैं और फ्रूट जूस हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर बताया कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। इन शुगर पर यीस्ट अपने आप बनता रहता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, वो प्रोसेस जिसमें शुगर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से, लाइक यीस्ट, जैसे कि यीस्ट बैक्टीरिया ने एक्शन किया, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस कन्वर्जन के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, लुइस पास्चर साइंटिस्ट का नेम है जिसने पहली बार फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी 1857 में। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताना, सभी आप लोग कमेंट्स में बताना कि डिस्कवर और इन्वेंशन, क्या ये दोनों सेम बातें होती है या अलग अलग होती है, और अगर ये दोनों सेम हैं तो ठीक है, सेम है तो भी मेंशन कर देना कमेंट्स में। अगर ये दोनों अलग अलग बातें हैं तो आप लोग बताओगे कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आपको कमेंट्स में आंसर देना है, जिसका कमेंट मिलेगा पता चल जाएगा कि किसने ये वीडियो नोट किया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट बी, सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कुछ बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, तंबाकू बनाने के लिए। सी पॉइंट है, सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड, कुछ बैक्टीरिया जो है कुछ एसिड्स बनाने के भी काम आता है, जैसे लैक्टिक एसिड, जो भी कि किस में होता है, कर्ड में, दही में। कल इसी लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है अभी।
नेक्स्ट सिट्रिक एसिड, ये हर खट्टी चीज़ में प्रेजेंट होता है जैसे नींबू, ऑरेंज। एंड एसिटिक एसिड जो कि विनेगर, सिरके में प्रेजेंट होता है। सिरका आप लोगों ने देखा होगा अचार में डलता है खटास के लिए। सो इन सब चीज़ों में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड, टू ऑब्जर्व फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अगर हमें देखना है किसका, शुगर का ही होता है फर्मेंटेशन। शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। कौन करता है, यीस्ट। इसको नोट कैसे करोगे, इसके लिए एक्सपेरिमेंट है। थिंग्स नीडेड, क्या क्या चाहिए, शुगर चाहिए, वार्म वाटर गर्म पानी लो, यीस्ट लो और एक बीकर लो। मेथड क्या है, टेक अ 500 ml बीकर, 500 ml का बर्तन लो, बीकर लो, फिल इट 3/4 विद वार्म वाटर। अगर इसके 4 हिस्से काउंट करोगे तो इसके 3 हिस्सों को भर दो, मतलब अगर इतना बीकर है तो आधे से ज़्यादा इसका लेवल भर दो, 3/4 फिल कर दो गर्म पानी से। डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून शुगर, इसमें 2 से 3 चम्मच शुगर डालना है। एंड ऐड हाफ अ टीस्पून और आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल देना है इसके अंदर। यीस्ट की ही तो रिएक्शन होगी। कवर द बीकर, इस बीकर को कवर करना है। एंड अलाउ द मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड यीस्ट पाउडर टू स्टैंड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। इस मिक्सचर जिसमें आपने शुगर और यीस्ट डाल दिया, बीकर में पानी डाल दिया, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देना है। स्टैंड मतलब बिना हिलाए इसको खड़े रहने देना है, किसी गर्म जगह पर रख देना है 4 to 5 आवर्स के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब स्मेल सूंघनी है आपको। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, यू फाइंड करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ एल्कोहल, जैसे एल्कोहल यानी वाइन, बियर, इनके अंदर से स्मेल आती है ना, आपको एल्कोहल की स्मेल आएगी। दैट इज़ फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से बनती है। नेक्स्ट MCQ, फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके पास। माइक्रोब्स आर सीन, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर सीन थ्रू ए, ये किसके ज़रिए देखे जा सकते हैं, माइक्रोब्स किसके ज़रिए देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप के। तो फर्स्ट क्लियर। डैश इज़ और आर यूज्ड एज फूड, किन का खाने की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लैक्टोबैसिलस, नो इट्स अ बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया थोड़ी ना खाने के काम आता है। कोलेरा, ये क्या थी, एल्गी थी। सीवीड्स, ये क्या थे, समुद्र में रहने वाले अनवांटेड प्लांट्स। इन दोनों का ही यूज़ हम क्या करते हैं, फूड की फॉर्म में करते हैं। जस्ट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्गी और सीवीड्स का यूज़ एज अ फूड किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, मेडिसिनल यूज़, यानी मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, मेडिकल पर्पज़ में भी इनका यूज़ है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्या करना है, एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं ये। एंटी मतलब किसी भी चीज़ का तोड़, बायोटिक्स मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तोड़, क्योंकि मैंने बताया ना बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एल्गी है, वायरस है, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर ये हमारी बॉडी में एक्शन कर जाएं तो इन्हें जो इनका हार्म ना पहुंचाएं, इनको मारने के लिए, किल करने के लिए, या फिर इनके जो ये एक्शन कर रहे हैं उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैक्सीन लगानी पड़ती है ना। तो वो वैक्सीन एक्चुअल में है क्या, एंटीबायोटिक है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का तोड़ है जो कि उन्हें रोक देगी हमें नुकसान पहुंचाने से। तो इनका यूज़ एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में किया जाता है। व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर गिव अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट दे देते हैं, कैप्सूल दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, कैसे बनते हैं ये। द मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म, वो मेडिसिन जो कि ऑर्गेनिज्म से बने हो, सच एज जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, इनकी वजह से, इनसे जो मेडिसिन्स बनाई जाएं, दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि डिसीज़ को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो उन्हें मार देंगे या फिर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, रोक देंगे। प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे बताया हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन के काम आता है। तो बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में है। वो मेडिसिन जो कि आपने बनाई भी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, बैक्टीरिया फंगस की वजह से बनाई है, इनका यूज़ करके। और जो पैथोजेंस क्या होते हैं, डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर पैथोजेंस की डेफिनेशन ये है, डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। डिसीज़ को
डिसीज़ किसी भी बीमारी को करने वाले अगर किसका कारण है, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोजेंस। तो ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ को फैला रहे हैं, जिनके कारण हैं, उनको या तो रोक देंगे या उसे मार देंगे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहाँ से मिल रही है, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना, तो हमारे सोर्स यही हो गए, इन्हीं से मिल रही है। दीज डेज, आजकल के दिनों में, अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड, बनाई जाती है फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एराइथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम हैं जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, दैट आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो इनसे मिलके बनी है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे पहला एंटीबायोटिक जो कि डिस्कवर किया गया था, खोज किया गया था, मैंने आपको दिया है क्वेश्चन कि डिस्कवर और इन्वेंशन में जो डिफरेंस होता है उसको कमेंट में मेंशन करना है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है डिस्कवर का और क्या मतलब होता है इन्वेंशन का। तो ये क्योंकि हिंदी में तो दोनों को ही खोज कहते हैं, अब इंग्लिश में आप लोगों को समझाना है कि डिस्कवर कब कहोगे, वो कौन से टाइप की खोज होती है और ये कौन सी होती है। तो यहाँ बोला है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी ना, उसका नेम है पेनिसिलिन। इट वॉज प्रिपेयर बाय, ये किससे बनाई गई थी, फंगस से, जिसका नेम है पेनिसिलियम नोटाटम, फंगस का नेम है। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। ये क्या किया जाता है, इनको मिक्स किया जाता है जो लाइव स्टॉक है और पोल्ट्री। पोल्ट्री किसके लिए यूज़ किया जाता है, बर्ड्स के लिए। इनके खाने से टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन, हमेशा एंटीबायोटिक्स को पहले हम लोग ना एनिमल्स पे एक्शन करवाते हैं, ह्यूमन बींग से पहले, तो उनके ऊपर पहले फीड करवाया जाता है, पहले उन पर ट्राई किया जाता है, उन्हें लगाया जाता है चेक करने के लिए कि माइक्रोबियल एक्शन हो भी रहा है या नहीं, कैसे वर्क कर रहा है। किसी भी वैक्सीन को पहले एनिमल्स पर ट्राई किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी प्लांट की बीमारियों को भी कंट्रोल करने के काम आते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन, आपको क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानियाँ लेनी है वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, जब आप किसी भी एंटीबायोटिक को यूज़ करो तो। फर्स्ट, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। सिर्फ अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पर ही एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या पता कहाँ रिएक्शन कर जाएं, आप गलत ले लोगे तो। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है, इन 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, साइंटिस्ट नेम है, वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कोजिंग स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया इन हिज लेबोरेटरी। ये क्या है, बीमारी को फैलाने वाला एक बैक्टीरिया के पूरे कल्चर पर, मतलब इसकी जितनी भी जनरेशन है ना, इन पे काम कर रहे थे अपने लेबोरेटरी में। सडनली, अचानक से, ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए मोल्ड। इन्हें क्या मिले, स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे दाने मिले मोल्ड के, जो कि एक फंगस है, विच ही नेम, जिसका इन्होंने नेम दिया पेनिसिलियम। इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स, उनके जनरेशन्स में, ही ऑब्जर्व, उन्होंने नोटिस किया दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, नॉट ओनली, जो मोल्ड क्या थे, फंगस की टाइप है, कि जो फंगस प्रेजेंट है, नॉट ओनली प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक नहीं रहे, बट ऑल्सो किल मैनी ऑफ द डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया साथ ही साथ, देखो, सिर्फ उनको रोक नहीं रहे, फंगस क्या कर रहे हैं, कुछ बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया को रोक रहे हैं, तो कुछ को रोकने के साथ साथ मार भी रहे हैं। फ्रॉम दिस मोल्ड, इस मोल्ड से, जो कि एक क्या है, फंगस, पेनिसिलियम ड्रग वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये फंगस बैक्टीरिया को रोक रहा है, तो इससे एक ड्रग बना दिया, मतलब एक मेडिसिन बना दी। ये जितनी भी मेडिसिन होती है एक्चुअल में ड्रग्स ही होती हैं, ये स्मॉल अमाउंट में है, इसीलिए एज अ मेडिसिन करते हैं। ज़्यादा लोग हैं तो वो हार्मफुल हो जाती है, तो ये ड्रग बनाया गया इन दिस वे, इस तरीके से सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, इन्होंने पेनिसिलिन ड्रग बनाई थी, दैट इज़ एन इफेक्टिव बायोटिक, जो कि आज भी काफ़ी काम की एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट, वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमें, जैसे डॉक्टर कहें कि आपको एक मेडिसिन अब लेनी है, एक बाद में लेनी है, तो हमें पूरा कोर्स करना चाहिए प्रिस्क्राइब
बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। दिस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पूरे तरीके से डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में। वी मे फॉल इल, हम लोग बीमार हो सकते हैं। अगेन दोबारा से, इफ़ वी डू नॉट कंप्लीट द कोर्स, अगर हम कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो, इसलिए पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने एक्शन करना स्टार्ट किया अच्छे से, अभी वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपकी बॉडी में रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक, हमें एंटीबायोटिक नहीं लेने चाहिए वे नॉट नीडेड, जब ज़रूरत ही नहीं है, और इन द रॉन्ग डोसेस, अपनी मर्जी से कभी 2 ले लिए, कभी 3 ले लिए और बिना टाइम इंटरवल देखे, तो इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। इट में मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक ड्रग कम इफेक्टिव, कम प्रभावशाली होंगे। व्हेन वी माइट रियली नीड इट इन फ्यूचर, जब हमें रियल में इनकी फ्यूचर में नीड होगी, ये तब भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को वो अच्छे से इफेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी रॉन्ग डोसेज ले ली। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी, अगर ज़रूरत नहीं है आप वैसे ही ले रहे हो, मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इसकी वजह से एंटीबायोटिक्स क्या थे, जैसे इन्होंने बनाया था यीस्ट थे, ये क्या है, इनमें यीस्ट और बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, डिसीज़ कोजिंग बैक्टीरिया को मार देते हैं, ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे भी हो सकते हैं, अगर अननेसेसरी ले लिया, बिना ज़रूरत के ले लिया, तो ये क्या पता बेनिफिशियल, जो हमारे लिए ज़रूरी थे ना, हमारे फ़ायदे वाले बैक्टीरिया थे, क्या पता ये उनको भी मारते। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू, जब हमें कोल्ड और फ्लू हो। अब क्वेश्चन, कोल्ड और फ्लू किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? अगर आपको कभी भी फ्लू हो रहा है, जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो हमेशा वायरसेस की वजह से होता है, कोज्ड बाय वायरसेस। इस केस में आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर नॉट अफेक्टिव, क्योंकि ये अफेक्ट ही नहीं करते अगेंस्ट डिसीजेस कोज्ड बाय वायरस। किसी भी वायरस से अगर कोई बीमारी हुई है तो एंटीबायोटिक्स इस पे काम नहीं करते, तभी अभी कोई टैबलेट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, वैक्सीन बन रही हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करना, बनाना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ की जाती है वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, वैक्सीन बचाती हैं ह्यूमन को और दूसरे एनिमल्स को अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियों से, बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी देकर अगेंस्ट द कंसर्न डिसीजेज, जो भी बीमारी है उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी देती है। द एबिलिटी ऑफ, इम्यूनिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी, किसी एक की बॉडी की, यानी हर किसी की, क्योंकि किसी एक की मतलब हर किसी की बात हो रही है, हर किसी की बॉडी की क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, टू रेजिस्ट डिसीज, रेजिस्ट मतलब अपोज करना, मतलब उसे रोकना, किसी बीमारी को रेजिस्ट करना, रोकने की किसी की बॉडी में कितनी पावर है, उसी को कहेंगे कि उसकी इतनी इम्यूनिटी है। जो बीमारियों से ज़्यादा बीमारी होने पर भी लड़ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़, किसी भी एक डिसीज़, स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है, कैन बी डेवलप, इसे बनाया जा सकता है बाय टेक्निक, एक टेक्निक से, जिसे कहा जाता है वैक्सीनेशन। तभी छोटे बच्चों को भी स्टार्टिंग में वैक्सीन दे दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमें भी वैक्सीन क्यों दे रहे हैं? ताकि अगर वायरस हो भी जाए तो भी क्या होगा, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिसीज़, अगर हम किसी डेड मतलब एक तरीके की मरी हुई या फिर वीक, काफ़ी कमज़ोर हो गई, डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स, बीमारी को फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम इनकी छोटी सी थोड़ी सी भी डोज ले लेते हैं, यूज टू स्टिमुलेट, जो कि क्या करने के काम आ रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या करेगा, स्टिमुलेट, मतलब एक तरीके से ना उसे डिस्टर्ब करेगा, ताकि हमारी पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब हम किसी से फाइट करते हैं, जैसे छोटे बच्चे अगर चलना सीख रहे हैं तो बार बार गिरते हैं ना, उससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वैसे ही वैक्सीन क्या होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो इंक्रीज़ की जा सके। व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस, ये वैक्सीन की डेफिनेशन थी। व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस, जब किसी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर,
ऑफ अ हेल्दी पर्सन, किसी हेल्दी पर्सन के, इट एक्ट लाइक एन एंटीजन। तो ये एक एंटीजन की तरह काम करता है। एंटीजन क्या होते हैं? एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन मतलब बाहर से आया हुआ, हमारी बॉडी के अंदर नहीं था, बाहर से लाए हैं, दैट इलेक्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को नोट करेगा और उसके बदले रिस्पॉन्स जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब हमारी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। द बॉडी ऑफ पर्सन की बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, एंटीजन आपने डाले, बाहर से कोई वैक्सीन डाली, वो क्या करेगा? जो हमारे अंदर के एंटीबॉडीज़ थी, बहुत सारे प्रोटीन से या और चीज़ें थी जो बीमारियों से बचा रही थी, वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी हमारी बॉडी। एंटीबॉडी मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस इन द बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ एंटीजन। जैसे ही एंटीजन ने बाहर से किसी भी सब्सटेंस ने एंटर किया तो वो अपना रिस्पॉन्स देंगे टू रेंडर देन हार्मलेस, उन्हें हार्मलेस बनाने के लिए, अगर वो नुकसान पहुंचा सकते थे उसको नुकसान के बिना बनाने के लिए, अगेंस्ट दीज इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोब्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके खिलाफ उसे क्या कर देंगे? हार्मलेस बना देंगे। एंटीबॉडीज़ रिलीज हो जाएंगी अपनी आप बॉडी में से अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहती है एंड प्रोटेक्ट हिम और बचाती रहेंगी, लड़का है या लड़की, अगेंस्ट फ्यूचर में भी इन्फेक्शंस ऑफ द सेम माइक्रोब। अगर उस माइक्रोब की वजह से दोबारा एक्शन हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, पोलियो दिया जाता है, पोलियो हमें वायरस से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये टाइम टू टाइम अगर वायरस एक्शन कर भी जाता है जिसकी वजह से पोलियो होता है वो वाला वायरस, तो ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है जिसकी वजह से फ्यूचर में भी हमें कभी चांसेस नहीं होते, इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमें दे दिया जाता है। सेवरल डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग जैसे कि कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है जिसे टीबी कहते हो, स्मॉल पॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड, इन्हें भी बचाया जा सकता है वैक्सीनेशन से। अ वैक्सीन कैन आइदर बी इंजेक्टेड, या तो इनको इंजेक्शन से दिया जाता है और गिवन ऑरली, या फिर जैसे ड्रॉप्स डाली जाती है पोलियो की वैसे। नेचुरल पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये क्या है? एक मतलब पोलियो के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है ना कि पोलियो दिवस, इस प्रैक्टिस टू इरेडिकेट, ये किया जाता है हटाने के लिए, इरेडिकेट मतलब हटाने के लिए, पोलियो को फ्रॉम द कंट्री से पूरी तरीके से हटाने के लिए। अंडर दिस, इसमें क्या किया जाता है? चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चे आर रेगुलरली गिवन पोलियो ड्रॉप्स, उन्हें हर साल पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है। वैक्सीन फॉर पोलियो, जो कि पोलियो की वैक्सीन है। इन हवर चाइल्डहुड, हमने अपने चाइल्डहुड में, बचपन में, वी आर गिवन इंजेक्शंस, हमें इंजेक्शन दिए थे, वैक्सीन ड्रॉप्स दिए थे टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज़ गिवन एट अ पर्टिकुलर एज, कोई भी एक वैक्सीन एक पर्टिकुलर एज पे दी जाती है कि ये टीका जो, ये वैक्सीन जो है 3 साल की एज में लगेगा, ये इतने साल में। अब भी जो कोरोना के वायरस की वजह से वैक्सीन लग रहे हैं ये भी तो एज लिमिट के अकॉर्डिंग है। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कि किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितनी इम्यूनिटी वाला इंजेक्शन देना है। सो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया, हमारे इंडिया में देखिए एज 0 मंथ, यानी अभी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है वैक्सीनेशन उन्हें दी जाती है स्मॉल पॉक्स की, BCG के लिए, जो कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी से बचाते हैं। जब बच्चा 3 से 12 महीने का हो जाता है तो उसे दी जाती है वैक्सीन DPT की, जो कि प्रोटेक्शन देता है, बचाता है किस किस के अगेंस्ट? डिप्थीरिया, पर्टुसिशिया जिसमें हमें सूखी खांसी होती है, वूफिंग कफ होता है, टेटनस से, पोलियो से और BCG से। पोलियो ऑरल दिया जाता है, मतलब इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं देते, इसे क्या किया जाता है? ड्रॉप वाइज देते हैं। 9 to 15 मंथ्स की एज में इंडिया में मिसल्स का वैक्सीन दिया जाता है, स्मॉल पॉक्स का दिया जाता है, दोबारा से रीवैक्सीनेशन, मतलब दोबारा से वैक्सीन दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स का बच्चे को पैदा होते भी दे देते हैं। 18 to, क्योंकि इस टाइम पर देने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 18 to 24 मंथ्स पे DPT दिया जाता है, मतलब जो भी ऊपर डिस्कस किया, बूस्टर डोज दिया जाता है जिससे बूस्ट मतलब ज़्यादा अच्छे से उसकी बॉडी भी बन सके, अच्छे से वो बूस्ट कर सके, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। पोलियो ऑरल दिया जाता है, बूस्टर डोज दिया जाता है। इफ़ द सेम एंटीजन इज़ इंट्रोड्यूस्ड अगेन, अगर हम दोबारा से सेम एंटीजन डाल देंगे तो उसे कहा जाता है बूस्टर डोज। DPT ऑलरेडी डाल दिया था, दोबारा से डाल दिया, पोलियो का ऑलरेडी डाल दिया था, दोबारा से डाल दिया, तो बूस्टर डोज मतलब जब सेम एंटीजन दोबारा बॉडी में देते हैं तो उसे बूस्टर डोज कहा जाता है कि ज़्यादा अमाउंट में।
5 to 6 ईयर्स की एज में स्मॉल पॉक्स का फिर से रिवैक्सीनेशन किया जाता है, क्योंकि बचपन में स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और तंग भी बहुत करते हैं। 5 to 6 ईयर्स में ही DT दिया जाता है डिप्थीरिया और टेटनस से प्रोटेक्ट करने के लिए। बूस्टर डोज हो गया क्योंकि दोबारा दे रहे हैं। टाइफाइड की वैक्सीन दी जाती है। डू यू नो, क्या आपको पता है एडवर्ड जेनर, अब ब्रिटिश डॉक्टर, जो कि ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की 1798 में। ही नोटिस दैट, उन्होंने नोटिस किया मिल्कमैन, दूध वाला, डिड नॉट सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, उससे वो स्मॉल पॉक्स से सफ़र नहीं करता, मतलब उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, जब सबको हो जाए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो जाए, वैसे ना डर्मी वर्ड होता है स्किन के लिए कि एपिडेमिक्स है, मतलब सबको भी हो रहा है लेकिन दूध वाले को कभी नहीं होता। इफ़ दे हैड अर्लियर सफर फ्रॉम काउपॉक्स, अगर उन्हें कभी भी काउपॉक्स ऑलरेडी हो चुका है तो कभी भी उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ऑन मई 1796 में डॉक्टर जेनर टुक स्मॉल पॉक्स मैटर, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की चीज़ें ली फ्रॉम द ब्लिस्टर ऑन द आर्म ऑफ अ मिल्कमेड, जो कि मिल्क बनाने वाले की बाजू से उठाए, and injected that into the arm of an 8-year-old boy, और उसे एक 8 साल के लड़के के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। जेम्स फिप्स, जो कि साइंटिस्ट हैं, जेम्स फिप्स बॉय का नेम था, जो फिप्स है, क्विकली डेवलप्ड काउपॉक्स, उसे फटाफट से काउपॉक्स हो गया क्योंकि आपने इंजेक्शन दिया उसे काउपॉक्स वाला, जिस पर्सन को थे आपने उसे इंजेक्ट कर दिया, एंड रिकवर, और ठीक भी हो गया। ऑन जुलाई 1, 1796 में डॉक्टर जेनर इंजेक्टेड द सेम वे, उन्होंने दोबारा उसी लड़के फिप्स को स्मॉल पॉक्स का दिया, बट ही डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ऑलरेडी उसने दूध वाले का नोटिस किया था कि अगर काउ पॉक्स हो जाता है तो मिल्क पॉक्स कभी नहीं होता। ही हैड एक्वायर्ड इम्यूनिटी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी बन चुकी है, अब स्मॉल पॉक्स उसका कुछ नहीं करेगा। इन दिस वे जरिए एडवर्ड जेनर डिस्कवर, उन्होंने डिस्कवरी की, खोज की, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई। स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन कम्प्लीटली एरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, इसीलिए आज हमारे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स बहुत रेयर, कम्प्लीटली एक तरीके से हट ही चुका है, होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल चुका था कि काउपॉक्स का इम्यूनिटी सिस्टम बना दो, कभी स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स, जो बैक्टीरिया है विटामिन बी के टैबलेट बनाने के काम आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B12 इन सब को बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, और कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इन द प्रीवियस चैप्टर, ये तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, वी हैव लर्नड, हमने पढ़ा अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या था, ये क्या करता था, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता था सोयल के यूज़ होने वाली नाइट्रोजन के लिए, ताकि सोयल दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए उसके न्यूट्रेंट। These आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते थे, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते थे लेग्यूमिनस प्लांट्स के। राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करता था नाइट्रोजन गैस को फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट, और इन्हें बदल देता था सिंपल नाइट्रोजनियस कंपाउंड में, जिसका सॉइल आसानी से यूज़ कर सकती थी, जिसे हमने कहा था नाइट्रेट कंपाउंड। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब हम कटाई कर देते हैं, व्हेन द रूट डिकम्पोज, जब हम रूट पूरे तरीके से डिकम्पोज, उसे हटा दिया, गल गई, मतलब पूरा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, द नाइट्रेट प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स, जो इसके रूट में नाइट्रेट प्रेजेंट थे, मिक्स विद द सॉइल, वो सॉइल के साथ दोबारा से मिक्स हो जाते हैं, एंड इनरिच इट, और दोबारा से उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड मिल जाते हैं सॉइल को, हैंस इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है लिविंग इन द सॉइल, जो सॉइल में रहते हैं, ऑल्सो फिक्स, ये भी बदल देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में। दीज माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स को कहा जाता है, जैसे प्लांट वाला तो राइजोबियम बैक्टीरिया था, कुछ और भी बैक्टीरिया है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी की पिक्चर है, इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के भी काम आते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंसेस।
अब हम में से कोई अगर मर जाता है, हमारी डेड बॉडी अगर सॉइल के ऊपर रह जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये बैक्टीरिया हैं, फंगस है, यही हमारी बॉडी पे एक्शन करते हैं। ये क्या करेंगे, हमारे डेड, हम लोग क्या हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, क्योंकि जो भी चीज़ प्लांट एनिमल से मिलती है वो ऑर्गेनिक है। तो प्लांट और एनिमल के जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे हमारी डेड बॉडी हो, प्लांट्स के पत्ते हो, कुछ भी, ये सभी ऑर्गेनिक वेस्ट जब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देता है, उसे तोड़ना स्टार्ट कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है सिंपल कंपाउंड में, और जो हार्म था उसे हार्मलेस में, बिना नुकसान वाले सिंपलर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। डाटा रीस्टोर्ड, जिसको दोबारा से दिया जाता है टू द सॉइल, क्योंकि उन्होंने यूज़ कर लिया, ब्रेक डाउन करने के बाद वो वापस में मर जाएंगे तो सॉइल के ऊपर ही जाएंगे, तो सॉइल को दे देते हैं एंड इंक्रीज फर्टिलिटी, और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, क्योंकि सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिल गए। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में द पाइल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स वुड हैव कवर्ड द अर्थ, बहुत सारे जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सेवेज, कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सेवेज का भी, जो सीवर वाला वेस्ट होता है या अदर वेस्ट होता है पानी का। दिस इज़ अ नेचुरल मेथड टू कीप वाटर क्लीन, ये नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से पानी साफ रहता है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर दे साफ को अलग, और जो बाकी वेस्ट है उसको अलग कर दें। इन दिस वे, इस तरीके से दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया, मतलब एक तरीके से, और सॉइल को वापस न्यूट्रिएंट दे दिए, तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, सम यूजफुल अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के कुछ और यूजेस। फर्स्ट, बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर लेदर, बैक्टीरिया लेदर बनाने के काम आता है, जूट इंडस्ट्रीज में काम आता है। सेकेंड, बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग बायोगैस, बैक्टीरिया बायोगैस बनाने के काम आता है। दे एक्ट ऑन वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट पर एक्शन करते हैं, जैसे कि एनिमल के वेस्ट पर, गार्बेज पर, एग्रीकल्चर के वेस्ट पर, और बायोगैस बना देते हैं। बायोगैस को फ्यूल की फॉर्म में काफ़ी गाँव में आजकल यूज़ किया जाता है खाने बनाने के लिए। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया लिव इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, किसके, रूमिनेंट्स के। रूमिनेंट्स जैसे कि काऊ है, गोट है, दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, हेल्प द रूमिनेंट्स, ये क्या करते हैं, रूमिनेंट्स के डाइजेस्ट करवाते हैं सेलुलोज को, क्योंकि वो लोग घास फूस खाते हैं। घास में बताया था सेलुलोज होता है, जो इसको पचाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार जुगाली करते रहते हैं। प्रेजेंट इन द ग्रास एंड प्लांट, जो कि ग्रास और प्लांट्स में प्रेजेंट थी। सो ये 24 पेज नंबर का हम लोगों ने टॉपिक यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टडी दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर इंटरनल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।